दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको फिक्स डिपॉजिट रिलेटेड 7 ऐसे रूल आपको बताने जा रहे हैं जो आप अगर अपनाते हैं तो ना ही सिर्फ आपका टैक्स लायबिलिटी आगे आने वाले समय में कम होगी बल्कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो नोटिस भेजी जाती है उससे भी बच सकते हैं। ये जो 7 रूल है ये जनरली सभी पर अप्लाई होंगे जो भी फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, चाहे आपकी इनकम 5 लाख की आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं या आपकी इनकम जो है वो 10 लाख या 20 लाख क्यों ना है, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं और ये 7 रूल जो हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं ये अप्लाई करते हैं तो हो सकता है आपका जो टैक्स है ज्यादातर बच जाए और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भी ना आए। तो आइए जानते कौन से ऐसे 7 रूल है। 7 रूल जो है उसमें से एक रूल ऐसा है जो सब पर अप्लाई नहीं होगा, उसमें कुछ कंडीशन होगी, लेकिन बाकी के जो 6 रूल है वो ज्यादातर सभी पर अप्लाई होते हैं। कई बार हमारे पास निवेश करने के लिए पैसे होते हैं लेकिन हम ज्यादातर जो है फिक्स डिपॉजिट में निवेश करना पसंद करते हैं, इसीलिए लोग बिना सोचे समझे फिक्स डिपॉजिट में निवेश कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उनको नोटिस आ जाती है, तब वो पछताते हैं कि काश हमने ये 7 रूल समझ लिए होते ताकि हम जो है टैक्स से बच जाते या फिर नोटिस से बच पाते, लेकिन वो ऐसा नहीं करते और गलतियां कर देते हैं। तो उन गलतियों को आप ना दोहराएं और आप अपनी फिक्स डिपॉजिट करते वक्त ही अगर ये 7 रूल जान लेते हैं, ये 7 काम कर लेते हैं, तो उस केस में कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न बनना हो या डिपार्टमेंट की नोटिस आना हो तो उसके लिए आप बेहतर तैयार हो सकते हैं। कौन से 7 रूल आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और जानते कौन से ऐसे 7 रूल है जो आपको ध्यान रखना है फिक्स डिपॉजिट करते वक्त। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू ही हम आपको समझाएंगे ये 7 रूल। तो एग्जाम्पल ये है कि रमेश जो है जिनके पास 30 लाख रुपए का फंड पड़ा हुआ है, हम ये मानते हैं रमेश के पास जो 30 लाख रुपए का फंड है वो एक जेन्युइन सोर्स से है जिसको ये निवेश करना चाहते हैं फिक्स डिपॉजिट के अंदर। तो रमेश क्या करते हैं, सीधे सीधे बैंक में चले जाते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में चले जाते हैं और 30 लाख रुपया या तो वो बैंक में जमा कर देंगे या फिर वो पोस्ट ऑफिस में जमा करने जा रहे हैं। लेकिन रमेश ने एक बार हमारी सलाह ले ली कि ये 7 रूल जानना है उन्हें, उसके बाद ही वो फिक्स डिपॉजिट करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि रमेश जो है अगर 30 लाख रुपए सीधे डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में या पोस्ट ऑफिस में तो रूल 1 जो है वो लागू हो जाता है। क्या है रूल 1? दोस्तों रूल 1 ये है कि अगर आपने पूरे साल के अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर किसी भी बैंक के अंदर, कोऑपरेटिव बैंक के अंदर या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर जमा कर देते हैं, ना ही सिर्फ 10 लाख रुपया एक साथ में, 10 लाख रुपए से ज्यादा एक साथ में अगर जमा करते हैं या फिर आप टुकड़े टुकड़े में करते हैं, 5 लाख 10 लाख ऐसे करके आप 10 लाख से ज्यादा जमा करते हैं पूरे साल के अंदर, तो ध्यान रखिएगा चाहे वो बैंक हो या पोस्ट ऑफिस हो या कोऑपरेटिव बैंक हो, इन्हें रिपोर्टिंग करनी होती है किसको? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सीधे सीधे रिपोर्टिंग कर देगी अगर पूरे साल में इन्हें जो भी अपने डिपोजिटर हैं जिनकी लिमिट 10 लाख से ज्यादा की फिक्स डिपॉजिट करी गई है तो उस केस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सीधे सीधे रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो सबसे पहले आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को चेक करेगा, पिछले 2 या 3 सालों की रिटर्न आपकी चेक करेगा, क्या आपकी इनकम मैच कर रही है जो भी आपने अपनी फिक्स डिपॉजिट करवाई है 10 लाख से ज्यादा। मान के चलिए 30 लाख की आपने करवाई है तो क्या ये 30 लाख आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से मैच कर रही है? क्या आपने अपने पिछले 3 सालों की, 3 से 4 सालों की जो इनकम टैक्स रिटर्न है, क्या इतनी आय या इतनी इनकम आप रेगुलर दिखा रहे हैं? अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक होता है तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीधे सीधे आपको नोटिस भेज देगा और आपसे सोर्स ऑफ फंड पूछा जाएगा। ये जो आपने 30 लाख रुपए जमा करे हैं इसका सोर्स क्या है? अगर आपने सोर्स इसका सही सही बता दिया है तो उस केस में तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं करी जाएगी, लेकिन
अगर आपने सोर्स नहीं बताया या आपका जो सोर्स है वो सही नहीं हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर से, तो उस केस में आप पर टैक्स भी लग सकता है। उस 30 लाख रुपए पर आपकी अनअकाउंटेड मनी मानी जाएगी, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट माना जाएगा और आप पर पेनल्टी और इंटरेस्ट भी लगाया जा सकता है। तो अगर आपके पास सोर्स प्रॉपर है तो आप 10 लाख से ऊपर भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमने कभी भी मना नहीं किया है कि आप 10 लाख से ज्यादा की फिक्स डिपॉजिट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप 10 लाख से ज्यादा कर रहे हैं तो उस केस में आपके पास प्रॉपर सोर्स होना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर सोर्स नहीं है जिस वजह से वो सिर्फ 10 लाख के अंदर ही फिक्स डिपॉजिट करते हैं। अब एक और पॉइंट इसमें निकल के ये आता है कि जो 10 लाख की जो लिमिट है वो पर्टिकुलर बैंक के रिलेटेड है। यानी अगर आपने HDFC बैंक के अंदर 10 लाख रुपए जमा करे तो HDFC बैंक आपकी रिपोर्टिंग नहीं करेगा। HDFC बैंक में आपने 10 लाख जमा कर दिए, ICICI बैंक में कर दिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिए, तो टुकड़े टुकड़े करके अगर आप 10-10 लाख के अंदर हर एक बैंक के अंदर करते हैं या पोस्ट ऑफिस में 10 लाख रुपए कर दिए तो उस केस में आपकी कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आपने एक ही बैंक के अंदर यानी ICICI बैंक के अंदर एग्जांपल के तौर पर तो आपने 30 लाख रुपए जमा कर दिए तो सीधे सीधे जो बैंक है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग कर देगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपको नोटिस भेज देगा। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है रूल 1 के अंदर कि आपको किसी भी बैंक के अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा की फिक्स डिपॉजिट नहीं करनी है। यहां पर हमारे पास 30 लाख रुपए तो 10 लाख रुपए हमने ICICI बैंक में जमा कर देने, 10 लाख रुपए हमें बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा कर देने फिक्स डिपॉजिट के रूप में और 10 लाख हम पोस्ट ऑफिस में कर दें ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक हमारी कोई भी इंक्वायरी ना हो, कोई भी रिपोर्टिंग ना हो, जिस वजह से हम ये बच सकते हैं। तो पहला रूल यही कहता है कि आपको 10 लाख से अंदर जो है वो फिक्स डिपॉजिट करनी है। अब दोस्तों सवाल इसमें यह भी आता है कि हमारी पिछली जो डिपॉजिट थी ICICI बैंक में वो 10 लाख की ऑलरेडी थी, अब हम 10 लाख की और करना चाहते हैं तो क्या अब हमारी रिपोर्टिंग हो जाएगी? तो नहीं दोस्तों, अगर आपकी कोई रिन्यूअल FD है जो रिन्यूअल हुई है तो उस केस में आपके पूरे साल में देखी जाएगी कि इस साल में आपने कितने की फिक्स डिपॉजिट करी है। पिछले सालों से कोई मतलब नहीं है। तो 10 लाख की पिछले साल है, इस साल की 10 लाख है, तो दोनों को मिलाकर जो है आपकी रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। ऐसा नहीं है, इस साल में आपने कितनी फिक्स डिपॉजिट करी है 10 लाख से क्रॉस होती है तो सीधे सीधे आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग कर दी जाएगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। तो आ जाते हैं अब अपने सेकंड रूल पर। तो सेकंड रूल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। क्या है सेकंड रूल? अगर आप छूट लेना चाहते इनकम टैक्स की 1.5 लाख रुपए की, सेक्शन 80C ये कहता है कि अगर आप टाइम डिपॉजिट करते हैं 5 साल के लिए किसी भी शेड्यूल बैंक के अंदर जो RBI द्वारा नोटिफाइड करी गई है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसी शेड्यूल बैंक के अंदर अगर आप 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं यानी टाइम डिपॉजिट करते हैं तो उस केस में आपको 1.5 लाख तक की 80C की छूट मिल जाती है। दोस्तों, अगर आप शेड्यूल बैंक के अलावा पोस्ट ऑफिस में भी करते हैं 5 साल की तो उस केस में भी आपको 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। कई बार लोग ये गलती कर देते हैं कि ये जो 1.5 लाख की छूट है वो हर साल उन्हें 5 साल तक मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है। अगर आपने इस साल 30 लाख रुपए जमा कर दिए यानी फिक्स डिपॉजिट कर दी तो उस केस में सिर्फ 1 टाइम ही आपको 1.5 लाख की छूट मिलेगी, आपको इसके अगले साल छूट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप इस सेकंड रूल को सही से अप्लाई करें और अगर आप जो है फरवरी और मार्च के महीने में खड़े हुए हैं तो उस केस में मेरा कहना है कि आप सिर्फ 15 लाख की ही फिक्स डिपॉजिट करवाएं और बाकी की जो 15 लाख की फिक्स डिपॉजिट है वो आप अप्रैल या उसके बाद के पीरियड में करवाएं ताकि आपको ये दोनों सालों का फायदा मिलेगा। 1.5 लाख रुपए का आपको 15 लाख पर मिल जाएगा जो आप फरवरी और मार्च में करवाएंगे और जो 1.5 लाख रुपए है वो फिर से आपको नए फाइनेंशियल ईयर में मिल जाएगा जब आप 15 लाख की करवाएंगे। दोस्तों, इससे आपका ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर 15 लाख पर 2 महीने के हिसाब से ब्याज भी माना जाए 8% के हिसाब से तो 20,000 रुपया होता है। लेकिन अगर आप हायर स्लैब में आ जाते हैं तो 1.5 लाख रुपए पर अगर आप 30% की स्लैब रेट देखें तो 45,000 तक का टैक्स का बेनिफिट लेते हैं, यानी नेट बेनिफिट देखें तो 25,000 का आपका फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप आज की डेट में खड़े हैं, मई, जून, अगस्त के महीने में खड़े हैं तो उस केस में अगर आप 30 लाख की डिपॉजिट करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगी क्योंकि ब्याज आपको ज्यादा मिलेगा, आप नेक्स्ट ईयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी छोटी FD है, 5 लाख से अंदर FD है, तो उस केस में आप अभी ना करें बल्कि फरवरी और मार्च महीने में करें और 1.5 लाख
लाख तक की करें, उसके बाद आप बाकी की करें, तो उस केस में आपको 3 लाख रुपए तक का एटीसी का डिडक्शन दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये 1.5 लाख जो है वो पूरे साल के अंदर दिया जाता है, सिर्फ 1.5 लाख रुपया, और एक टाइम ही दिया जाता है। अगर मैंने 30 लाख रुपए आज अगर जमा कर दिए तो उस केस में सिर्फ 1.5 लाख की छूट मिलेगी, अगले साल मुझे 1.5 लाख की छूट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैंने हर साल 1.5 लाख रुपए अगर जमा करे फिक्स डिपॉजिट पर, तो हर साल मुझे 1.5 लाख तक की छूट मिलती रहेगी। दोस्तों, आ जाते अपने तीसरे रूल पर। तो क्या है तीसरा रूल जो आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तीसरा रूल यह कहता है कि अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करवा ली है किसी भी बैंक के अंदर या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो जो भी बैंक है या पोस्ट ऑफिस है या कोऑपरेटिव बैंक है वो आपको ब्याज देती है। यानी जो भी आपने डिपॉजिट करवाया उस पर आपको ब्याज मिलता है। पोस्ट ऑफिस की माने तो 7.5% का ब्याज आपको मिलता है 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं। यह जो भी ब्याज आपको दिया जा रहा है, जिसमें एक लिमिट से ज्यादा अगर ब्याज दिया जाता है पूरे साल के अंदर, तो आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। 194A के तहत इनकम टैक्स की धारा जो दी गई है, जिसके अंदर 10% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। यानी मान के चलिए आपको पूरे साल में 1 लाख का इंटरेस्ट दिया जा रहा है, यानी ब्याज दिया जा रहा है, उसमें 10% यानी 10,000 आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। यह टीडीएस जो भी डिडक्ट किया जाएगा, जो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है या कोऑपरेटिव बैंक है, वो सीधे सीधे सरकार को जमा कर देती है। तो टीडीएस डिडक्ट करने की एक लिमिट दी गई है। आइए सबसे पहले यह जानते हैं क्या है वो लिमिट। अगर आप एक नॉन सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 60 साल और उससे कम है, तो उस केस में 40,000 की लिमिट रखी गई है। यानी 40,000 तक आपका कोई भी डिडक्ट टीडीएस नहीं किया जाएगा, ना ही बैंक करेगी, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक। लेकिन 40,000 से ज्यादा का पूरे साल में अगर ब्याज आपको दिया जा रहा है, तो उस केस में 10% की रेट के हिसाब से आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 50,000 की लिमिट है। 50,000 से ज्यादा का अगर ब्याज दिया जाता है तो उस केस में आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट कर लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 40,000 और 50,000 की लिमिट है। इसके ऊपर अगर आपको ब्याज दिया जा रहा है तो बैंक, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं, जहां पर भी आप फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं। अब इस टीडीएस से बचने के लिए ही ये रूल 3 बना हुआ है, जो ये कहता है कि अगर आपने लिमिट के अंदर अगर अपनी फिक्स डिपॉजिट करवाई, कि आपकी 40,000 और 50,000 की लिमिट है, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने डिपॉजिट के लिए। अगर 40,000 अगर आपकी लिमिट है तो आप मान के चले 40,000 डिवाइड बाय 7.5% करते हैं, जो भी आपकी ब्याज दरें हैं। यानी आप एक साल के अंदर 5,30,000 तक की अगर डिपॉजिट करते एक बैंक के अंदर या एक पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको जो ब्याज 5 साल के लिए मिलता है वो आपका 40,000 से कम होगा, जिस वजह से आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप 50,000 के अंदर आते हैं तो डिवाइड बाय 7.5% कर लीजिए, जिसको हो जाता है 6.5 लाख रुपया, यानी 6,60,000 है समथिंग। तो आप 6.5 लाख तक अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उस केस में आप 5 साल तक आपका जो ब्याज है वो 50,000 से नीचे होगा, जिसको आप क्लेम कर सकते हैं, यानी आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। यानी अगर आप 30 लाख रुपया निवेश करते हैं तो 50,000 यानी सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में आप 6 लाख रुपया आप 4 बैंक के अंदर और एक पोस्ट ऑफिस के अंदर रख सकते हैं, जिससे आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप एक नॉन सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आप 5 लाख तक 6 बैंकों में रख सकते हैं, 5 बैंक और एक पोस्ट ऑफिस में रख सकते हैं, जिसमें भी आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो आप एक प्लानिंग कर सकते हैं, जिस वजह से आपका जो टीडीएस है वो डिडक्ट होने से बच सकता है। दोस्तों, आ जाते हैं अपने चौथे रूल पर। तो क्या कहता है चौथा रूल? तो आपको चौथा रूल कब अप्लाई करना है? अगर आपकी बैंक, पोस्ट ऑफिस जिसके अंदर आपने फिक्स डिपॉजिट करवाई है और वो टीडीएस डिडक्ट कर लेती है। दोस्तों, आपकी जो इंटरेस्ट लिमिट थी वो 40-50,000 से कम है, लेकिन बैंक ने फिर भी टीडीएस डिडक्ट कर लिया या पोस्ट ऑफिस ने डिडक्ट कर लिया या आपकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो उस केस में अगर बैंक या पोस्ट ऑफिस टीडीएस डिडक्ट करती है तो उस केस में आप जो है फॉर्म 15G या फॉर्म 15H बैंक को, पोस्ट ऑफिस को या कोऑपरेटिव बैंक को सबमिट कर सकते हैं।
ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए है। आप अगर नॉन रेसिडेंट है तो इस फॉर्म को जमा नहीं कर सकते, ना इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह फॉर्म जब आप जमा करेंगे फॉर्म 15G जो नॉन सीनियर सिटीजन के लिए है और फॉर्म 15H जो है सीनियर सिटीजन के लिए, इस फॉर्म के द्वारा आप बैंक को सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं, यानी आपकी जो इनकम है वो बिलो एग्जम्पशन लिमिट से है और आपका ब्याज भले ही आपका कम है या 50,000 या 40,000 से ज्यादा है, बैंक ने डिडक्ट कर लिया, तो उस केस में आप ये फॉर्म अगर दे देते हैं तो बैंक या पोस्ट ऑफिस आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। जब बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी अप्रैल मई के पीरियड में ये फॉर्म आप दें ताकि बैंक जो है आपका टीडीएस डिडक्ट ना करे। तो फॉर्म 15G और फॉर्म 15H जमा करके आप अपना टीडीएस डिडक्ट करने से बचा सकते हैं। तो अगर बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट करती है या पोस्ट ऑफिस करती है तो उस केस में आप फॉर्म 15G या 15H दे सकते हैं। दोस्तों आ जाते हैं अपने पांचवें रूल पर। पांचवें रूल पर आने से पहले हमने आपको फोर्थ रूल बताया था जिसके अंदर आपको सबमिट करना होता है फॉर्म 15G 15H बैंक को, ताकि बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट ना करे। दोस्तों ये रूल सभी पर अप्लाई नहीं होगा, ये उसी केस में अप्लाई होगा जिस केस में आपकी टोटल इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तभी अप्लाई होगा। अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम अगर क्रॉस कर जाती है तब आपके लिए फॉर्म 15G और H जमा नहीं कर सकते। दोस्तों अब आ जाते हैं रूल 5 पर। अगर आपसे एक गलती हो जाती यानी आपने जो फॉर्म 15G और 15H जो है सबमिट नहीं किया है बैंक को और बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेती है तो उस केस में आपको अप्लाई करना है रूल 5। क्या कहता है रूल 5? रूल 5 यह कहता है अगर कोई बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेती है तो उस केस में बैंक आपको वापस पैसा नहीं देने वाली है, ना ही बैंक देगी ना ही पोस्ट ऑफिस देगी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया है और सरकार को भी जमा कर दिया है, जिसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर वो टीडीएस आप रिफंड के रूप में वापस चाहते हैं तो पूरा साल जब खत्म होगा और जुलाई की डेट होगी नॉन ऑडिटेड केस के अंदर, तो उस केस में आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके अपना टीडीएस मंगवा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा नुकसान जो यहां पर हो जाता है कि अगर आपने फॉर्म 15G नहीं सबमिट किया तो एक इंटरेस्ट का एक बड़ा हिस्सा जो है 10% की रेट पे वो आपको उस पर क्यूमुलेटिव परसेंट पे आपको कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता। एक तो ये नुकसान हो जाता है, दूसरा नुकसान ये होता है यानी आपको जो टीडीएस रिफंड किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा तो उसमें भी आपको कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। तो ये दो बड़े नुकसान होते हैं अगर आप फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जमा नहीं करते हैं। अब बात यह आती है कि फॉर्म 15G और H हमें कब तक जमा करनी है। तो हमने ऑलरेडी बताया आपको फोर्थ रूल के अंदर कि आपको बिगिनिंग ऑफ द पीरियड यानी अप्रैल मई के महीने में ही आप अपना टीडीएस जो है डिडक्ट करने से बचा सकते हैं, जिससे पूरे साल में आपका टीडीएस डिडक्ट ना हो तो उसी समय आप फॉर्म 15G H जो है बैंक में जाकर जमा कर दें। अगर आपने पहला क्वार्टर मिस कर दिया तो आप अगले क्वार्टर में जाकर कर दीजिए ताकि बैंक आगे से आपका टीडीएस डिडक्ट ना करे। ज्यादातर जो बैंक पोस्ट ऑफिस है वो हर क्वार्टर पर टीडीएस डिडक्ट करती है, तो आपको ध्यान रखना है फॉर्म 15G 15H जो आपको सबमिट करना है अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है और आपको बिगिनिंग ऑफ द पीरियड जमा कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी अपना टीडीएस रिफंड मंगवाने के लिए। तो इसी के साथ आते हैं अपने छठे रूल पर। तो फिक्स डिपॉजिट करवाते तो छठा रूल क्या है कि आपने जो भी ब्याज मिलना है वो आप अकाउंटिंग किस हिसाब से करेंगे, आप एक्रूअल मेथड से करेंगे या फिर कैश मेथड से, कौन सा ज्यादा बेनिफिट आपको दिया जाएगा। दोस्तों एक्रूअल मेथड मतलब आप हर साल उस ब्याज को क्लेम करेंगे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, जिससे आपको सेक्शन 80TTA और 80TTB की छूट मिल जाती है। क्या है सेक्शन 80TTA 80TTB? आइए सबसे पहले ये जानते हैं। सेक्शन 80TT ये कहता है कि अगर आप एक इंडिविजुअल है, HUF है, यानी आपकी एज 60 साल से कम है और अगर आपने बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में या पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट अगर खुलवाया, उस सेविंग अकाउंट से आपको ब्याज मिल रहा है तो उसकी आपको छूट दी जाएगी, डिडक्शन 10,000 रुपए पूरे साल के अंदर। अगर आप 80TTB की बात करें वो सीनियर सिटीजन के लिए, जिसके अंदर सिर्फ रेसिडेंट ही लोग
अपनाते हैं, तो अगर सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट है, 60 साल से ज्यादा आपकी एज है, तो उस केस में ATTB के अंदर आप अगर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो या सेविंग बैंक अकाउंट हो, आपको दोनों का ही फायदा मिलता है 50,000 रुपए तक बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में। तो ये दोनों ही केस के अंदर आपको जो 10,000 रुपए नॉन सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन है तो 50,000 की छूट मिल जाती है। दोस्तों ये जो 50,000 की छूट आप तभी ले पाएंगे अगर आप एक्रूअल मेथड चूज करते हैं, यानी हर साल आपको 50,000 की छूट मिल जाएगी। अगर आप 5 लाख रुपए अगर बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो उस केस में आपका सालाना जो ब्याज होगा, हर साल जो ब्याज आपका निकल के आएगा वो 50,000 से कम होगा, जिस केस में आप 5 साल तक जो है 50,000 का बेनिफिट ले सकते हैं। सिर्फ एक साल में नहीं बल्कि 5 साल तक आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कैश मेथड में चले गए, यानी 5 साल तक जो है आपने उसको क्लेम नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं है कि 5वें साल में जब आपको ब्याज दिया जाएगा मैच्योरिटी के साथ, उस साल आप पिछले 4 सालों का और 50,000 क्लेम कर पाएंगे। यानी ATTB के जो 50,000 है 4 साल के, क्या वो उस साल में क्लेम कर पाएंगे? ऐसा नहीं होगा। दोस्तों जिस साल आप इंटरेस्ट लेंगे, जिस साल आप अकाउंटिंग करेंगे, उसी साल आपको सिर्फ 50,000 की छूट मिलेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा 2 लाख का आपका फायदा हो जाता है अगर आप हर साल एक्रूअल मेथड अपनाते हैं। तो अगर आप एक्रूअल मेथड अपनाते हैं, हर साल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें दिखाते हैं, तो 50,000 तक की छूट मिल जाती है। लेकिन अगर आप कैश मेथड करते हैं तो उस केस में 2 लाख रुपए तक का आपका नुकसान हो सकता है। डिपॉजिट अगर करवाते हैं तो एक्रूअल अप्रोच अगर करते हैं, हर साल अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाते हैं, तो आप बेनिफिट में रहेंगे, ना कि उस साल जिस साल मैच्योरिटी हुई है उस साल अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो उस केस में आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। दोस्तों जो TDS है, अगर आप कैश मेथड करते हैं तो उस केस में आप हर साल TDS क्लेम नहीं कर पाएंगे, आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहना होगा। लेकिन आप एक्रूअल मेथड अपनाते हैं, यानी हर साल अगर इंटरेस्ट दिखाते हैं तो हर साल उसका TDS का भी बेनिफिट रिफंड आप ले सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट आपको मिल जाता है अगर आप एक्रूअल कॉन्सेप्ट अपनाते हैं, बल्कि आप कैश मेथड अपनाएंगे तो उसमें आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। दोस्तों आ जाते हैं अपने आखिरी रूल पर। 7th रूल क्या है आइए जानते हैं। तो हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है उसे हम रिस्क में नहीं डालना चाहते, जिसके लिए हमें रूल 7 अप्लाई करना होगा। इस रूल के तहत अगर आप किसी बैंक के अंदर 5 लाख रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट करते हैं, सेविंग अकाउंट रखते हैं, तो उस केस में 5 लाख तक आपको इंश्योरेंस दिया जाता है हर एक बैंक को। हर एक बैंक के अंदर आपको 5 लाख का जो है DICGC की तरफ से आपको जो है इंश्योरेंस दिया जाता है। यानी अगर किसी बैंक के अंदर अगर आपने 10 लाख का जमा कर दिया फिक्स डिपॉजिट, तो उस केस में सिर्फ आपको 5 लाख की ही रिकवरी होगी। अगर बैंक बैंकरप्ट हो जाती है, पैसे जो है वो चले जाते हैं किसी वजह से, तो उस केस में सिर्फ 5 लाख तक का ही इंश्योरेंस होता है DICGC की तरफ से। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपका अगर 30 लाख का इन्वेस्टमेंट है जैसे हमारे एग्जांपल के तरफ, तो उस केस में आप इसको 5 लाख से डिवाइड कर देते हैं, यानी कम से कम आप 6 बैंकों के अंदर इसे अलग अलग टुकड़ों में रखते हैं, यानी 5 लाख करके रखते हैं। तो उस केस में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर रहता है। अगर आप नहीं चाहते अपना इन्वेस्टमेंट सिक्योर रखना और आप चाहते हैं सिर्फ 1 या 2 बैंक में रखना, तो उस केस में आप रख सकते हैं, पर यह रिस्क आप पर रहेगा। अगर कभी भी कोई बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो जाए, तो उस केस में आपका जो पैसा है वो 5 लाख से ज्यादा आपको नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप कभी भी फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो रूल नंबर 7 हमेशा याद रखें कि 5 लाख से ज्यादा किसी भी बैंक के अंदर आपको डिपॉजिट नहीं रखना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने ऐसे 7 रूल देखे जो फिक्स डिपॉजिट अगर आप करते हैं तो इन नियमों के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी होना जरूरी है। कई बार लोग गलतियां कर देते हैं, इन नियमों को इग्नोर कर देते हैं, और ऐसी गलतियां जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने आते हैं या जब उनके पास नोटिस आती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, तब वो पछताते हैं कि ये हमने सावधानी क्यों नहीं रखी। अगर ये सावधानी पहले ही रख लेते तो आज उन्हें ये परेशानी नहीं होती जो उन्हें बाद में पता चलती है। तो आप भी ऐसी गलती ना करें कभी भी, और इन 7 नियमों को, इन 7 रूल को हमेशा आप ध्यान रखें। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, चाहे आप बैंक में करते हैं, पोस्ट ऑफिस में करते हैं, 7 नियम जो है वो सभी पर लागू होते हैं, एक नियम को छोड़कर। जो एक नियम हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख से क्रॉस कर जाती है तो रूल नंबर 4 अप्लाई नहीं होता। कुछ केसेस के अंदर ही जो है रूल नंबर 4 अप्लाई होता है, बाकी के जो 6 रूल है वो सभी केसेस के अंदर अप्लाई होते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।